हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1। ये आप लोगों का क्लास 12 के फिजिक्स के बुक में ये आप लोगों का चैप्टर 3 है। आज है लेक्चर नंबर 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे चार्ज कैरियर्स के बारे में पहले। तो चार्ज कैरियर्स हम लोगों के पास अलग अलग मीडियम में अलग अलग जो है चार्ज कैरियर्स होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, उसके बाद सेमीकंडक्टर, गैस, वैक्यूम ट्यूब। इस सभी मीडियम में अलग अलग चार्ज कैरियर्स होंगे। तो पहले सॉलिड में जो है चार्ज कैरियर्स कैसे होते हैं पहले उसको देखो। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर जैसा कुछ है। ये कंडक्टिंग वायर है। इस कंडक्टिंग वायर के जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम लोग सरफेस बोलते हैं ना, सपोज ये हमारे पास सरफेस है। ये जो सरफेस वाला पार्ट है, मैं इतना सा पार्ट ले रहा हूँ एज ए सरफेस, पूरा पार्ट सरफेस है। ये जो सरफेस है, ये सरफेस में क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाते हैं फ्रॉम द एटम ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कंडक्टर में क्या होता है, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर वायर, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाते हैं जो हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे पॉजिटिव आयन ऑन द सरफेस ऐसे फॉर्म हो जाते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग वायर यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे पॉजिटिव आयन ऐसे फॉर्म होंगे। तो बिफोर यू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स एट द टर्मिनल ऑफ द कंडक्टिंग वायर, ये सपोज एक टर्मिनल है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, यह है पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स, प्लस माइनस दे दिया। बिफोर यू अप्लाई दिस पोटेंशियल डिफरेंस एट द टू टर्मिनल ऑफ द कंडक्टिंग वायर, ये जितने सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोगों के पास होंगे, तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन होगा। इन सभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रैंडम डायरेक्शन में ऐसे मूव करते रहेंगे बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन और थर्मल फोर्स। मतलब क्या होगा, सराउंडिंग से ये जितने सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया फ्रॉम द एटम, वो क्या करेंगे, सराउंडिंग से काफ़ी सारा जो है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। करने के बाद वो थर्मली क्या होगा, वाइब्रेट होगा, और वाइब्रेशन की वजह से वो अलग अलग डायरेक्शन में वो मूव करता रहेगा बिफोर यू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का एक सोर्स यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, यही सारे जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो सभी क्या करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना शुरू करेंगे। तो इसमें आप लोग देखो, ये जो सब इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग वायर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जितने सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे होंगे, ऑल द इलेक्ट्रॉन विल मूव अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए हमको क्या मिलेंगे, करंट मिलेंगे। जो करंट क्या होगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है उस तरफ, तो करंट भी उसी तरफ होगा। लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन अभी ऐसे नहीं होके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे इस तरफ से मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है सब क्या करेंगे, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव करेंगे। तो ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से ऐसे मूव करेंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे इतना सीधा दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये ऐसे ऐसे कभी कभी ऐसा हो सकता है इसका डायरेक्शन, कभी कभी इसका डायरेक्शन ऐसा हो सकता है। जैसे भी हो, ये इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के आने की कोशिश करेगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो क्या होते हैं, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, जो वाटर के फ्लो जो है, वाटर के फ्लो के अपोजिट होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट के हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। यहाँ पे आप लोग लिखो, इन सॉलिड एक्चुअली अभी चार्ज कैरियर क्या मिल रहा है हम लोग को, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। आप लोग यहाँ पे लिखोगे, इन सॉलिड चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर्स are electrons which move from lower potential to higher potential, अभी इसी डायग्राम में मैं थोड़ा और आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो अभी आपको मिला है करंट, जो अभी मिलेगा, करंट कैसे मिलेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इस तरफ, तो करंट जाएगा उस तरफ। तो करंट का डायरेक्शन हम लोग ऐसे दे सकते हैं। करंट का डायरेक्शन ये देखो, ये सपोज ये वायर है, इस वायर में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। ये वायर का सरफेस है ना, इस सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। और ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये जितने सारे पॉजिटिव आयंस थे, ये सभी जगह पे है, ऐसे बहुत सभी जगह पे ऐसे पॉजिटिव आयंस होंगे। तो ये पॉजिटिव आयन में क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली वो वाइब्रेट करते रहते हैं बिकॉज ऑफ द थर्मल वाइब्रेशन। एंड उसके साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन होता है। फिर भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेशर के वजह से वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ वो मूव करेंगे। इसको जो इलेक्ट्रॉन को अभी इसका जो मोशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आज उसको थोड़ा सीख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये अभी कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन कौन से चार्ज के लिए जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए जाएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए कारण का डायरेक्शन और चार्ज फ्लो का डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइड में, ये चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम व्हिच मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, बट पॉजिटिव चार्ज लिखो यहाँ पे, बट पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो कारण का डायरेक्शन होगा, मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, सपोज से मैं एक कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर के लिए पॉजिटिव चार्ज सपोज ऐसे है, अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो करेंगे तो कारण का डायरेक्शन भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो करंट हमको मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमको यहाँ पे जो मिल रहा है करंट ना, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट मिलेंगे उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है हमेशा, अगर इसको हम लोग ऐसे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन सपोज इस तरफ से आ रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस तरफ से, ऐसे अपोजिट में जा रहे हैं, करंट जाएगा इस तरफ से, तो इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट मिलेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट में क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, और कन्वेंशनल करंट में क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करेंगे। इसको आप लोग यहाँ पे इस डायग्राम में आउट हो रहा है, देख सकते हैं। ये सपोज V लोअर पोटेंशियल है और ये V हायर पोटेंशियल है, इसको बोल देते हैं V लोअर, ये सपोज V लोअर है। और यहाँ पे क्या होगा, लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल से ये V लोअर और ये V हायर, तो यहाँ से लोअर से हायर से की तरफ आ रहा है। समझ में आ गया। तो ये बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे इन सॉलिड्स। तो कंडक्ट करने के लिए दो करंट मिलेगा यहाँ पर हम लोग को, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग कंडक्टर यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, जैसे हम लोग कॉपर लेते हैं, सिल्वर लेते हैं या एल्यूमिनियम लेते हैं, उन सभी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। मेजॉरिटी वो इलेक्ट्रॉन ही वहाँ पे क्या करेगा, चार्ज कैरी करेगा, उसमें दूसरा कुछ है नहीं चार्ज कैरी करने के लिए। तो वहाँ पे ज़्यादातर हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक करंट ही मिलेंगे इन डेली लाइफ। अभी दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं, इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सिलिकॉन, जर्मेनियम, हाँ ऐसे बहुत सारे हैं। तो बेसिकली यही तो हम लोग एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के हिसाब से लेते हैं। तो इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग होल्स भी बोलते हैं इन सेमीकंडक्टर, दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे चार्ज कैरी करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर से मतलब सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज, होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज होते हैं इन सेमीकंडक्टर्स। तो लिखो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कैरी द चार्जेस। तो यहाँ पे दोनों के लिए कार्य मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो टोटल कार्य मिलेंगे हम लोगों को, वो बाद में आप लोगों को सेमीकंडक्टर शब्द में मिल जाएगा। लेकिन टोटल करंट जो मिलते हैं सेमीकंडक्टर में, वो आते हैं करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू द होल्स। तो यही आप लोगों को सेमीकंडक्टर करंट ये है। मतलब सेमीकंडक्टर्स में सिलिकॉन, जर्मेनियम और जितने सारे ऐसे मिलेंगे, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हो, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ऐसे भी कुछ मिलेंगे हम लोगों को। बेसिकली इन सेमीकंडक्टर चार्ज कैरियर्स आर बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों चार्ज कैरी करेंगे। अभी लिक्विड मीडियम में हम लोग देखेंगे, लिक्विड मीडियम में क्या हो रहा है। तो लिक्विड मीडियम के लिए मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। तो लिक्विड मीडियम में क्या होते हैं, सपोज हमारे पास लिक्विड मीडियम मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई एक सॉल्यूशन सपोज हमारे पास होगा, ये मैं एक बीकर जैसे ले रहा हूँ, ये एक बीकर है। विद इन दिस बीकर हम लोग कुछ सॉल्यूशन बनाएंगे। सपोज कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, उस सॉल्यूशन में सपोज हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड डाल दिया। सोडियम क्लोराइड मतलब नॉर्मल सॉल्ट जो होता है, कॉमन सॉल्ट, उसको। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे डालने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, ऐसे दो आयन्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड डालेंगे, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रोड डालेंगे। इलेक्ट्रोड मतलब क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब सपोज इसको पॉजिटिव बना देते हैं, इसको सपोज नेगेटिव बना देते हैं, सपोज एक बैटरी सोर्स के साथ। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट जो कारण होगा वो क्या होगा, बिकॉज ऑफ द आयोनिक मूवमेंट, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है, जो पॉजिटिव आयन होगा और नेगेटिव आयन होगा, वो दोनों क्या करेंगे, मूव करेंगे इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट।
and because of the movement of the ions inside the electrolyte, the ions will carry the charges in between the electrolytes and electrodes. तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, नहीं तो यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रो जो है आयंस मूव करेंगे. तो पॉजिटिव चार्ज जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और एनोड के तरफ जो अट्रैक्ट होंगे उसको बोला जाता है एनायन. तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे. तो इस इलेक्ट्रोड के जो है अट्रैक्ट कौन करेगा इसको, जो ये नेगेटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस इसके तरफ क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा. तो इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं एनायंस. तो जो क्लोरीन आयंस है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, लेकिन इसको जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको अट्रैक्ट करेगा. तो ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसको अगर ये नेगेटिव आयंस को इसको अट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, इसको क्या बोला जाता है, एनोड, और इसको बोला जाता है एनायन. और जो पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है उसको, नेगेटिव इलेक्ट्रोड इसको क्या करेगा, कैरी अट्रैक्ट करेगा सोडियम आयंस को, पॉजिटिव आयंस को. तो इसको बोला जाएगा कैथोड, और इसको बोला जाएगा कैटायन. मतलब जो आयंस जिस इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसी के नाम से उसको दिया जाता है. तो क्लोरीन्स को बोला जाता है, इसलिए एनायन बोला जाता है क्योंकि ये अट्रैक्टेड होता है टुवर्ड्स द एनोड, और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो अट्रैक्टेड होता है टुवर्ड्स द कैथोड, इसलिए इसको बोला जाता है कैटायन. आप लोगों को ये सब पता ही होगा, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ. तो ये समझ में आ गया. तो बेसिकली इन लिक्विड क्या बोलेंगे आप लोग, इन लिक्विड क्या बोलेंगे, चार्ज कैरियर्स आर आयंस. चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. और ये जो चार्ज कैरियर है लिक्विड में कितना करंट फ्लो होगा वो क्या डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये बाद में हम लोग फिर से पढ़ लेंगे. जो सॉल्यूशन होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसके कॉन्सेंट्रेशन, उसका जो डेंसिटी है, उसका बाद जो हम लोग इसमें डालेंगे, सोडियम क्लोराइड सपोज यहाँ पे डाल दिया, तब इसका जो करंट इसमें फ्लो होगा, उसमें अगर हम लोग कॉपर सल्फेट डाल देंगे तो वो करंट अलग सा फ्लो होगा, क्योंकि इसमें आयनिक जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग अलग होंगे. कॉपर सल्फेट डालेंगे तो क्या आएगा, अलग अलग होगा. अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तब भी क्या होगा, अलग अलग होगा. तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग जो सॉल्यूशन होगा जिससे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे. तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की वजह से और जो मटेरियल्स और जिस सॉल्यूशन से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे उसके बेसिस पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट आएगा उसको उस फैक्टर के भी डिपेंड करेंगे. तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोग एक टॉपिक है यहाँ पे चैप्टर 3 में इंटरनल रेसिस नाम के, वहाँ पर जब पढ़ेंगे उसे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा. अभी के लिए से समझ लो, बेसिक पार्ट है अभी. इन लिक्विड चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. हो गया, समझ में आ गया. और इन वैक्यूम ट्यूब में जो है, वैक्यूम ट्यूब में क्या होता है, यूजुअली हमारे पास कुछ हीट फिलामेंट होते हैं. वो हीट फिलामेंट क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे लाइट जो है, इलेक्ट्रॉन का लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स. तो आप लिखो यहाँ पे, द इलेक्ट्रॉन्स emitted by the heat filaments are the charge carriers. वैक्यूम ट्यूब मतलब एक क्या होता है, ट्यूब जैसा ऐसा एक चीज़ होते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग इसको ऐसे ले लेते हैं, एक ट्यूब जैसा होता है. यहाँ इसमें आप लोग ये डालते हैं, यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स यहाँ पे डालेंगे. यहाँ पे ये फिलामेंट जैसा कुछ यहाँ पे होगा. तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये हीट जब प्रोड्यूस करेंगे, हीट प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होगा, ये जो फिलामेंट है ये काफ़ी सारा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. इसके वजह से क्या होते हैं, करंट चलते हैं इनसाइड द सर्किट. तो इसके लिए इतना ज़्यादा नहीं चाहिए आप लोगों को, सिर्फ इतना याद रखना से हो जाएगा. वैक्यूम ट्यूब में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द हीट फिलामेंट आर द चार्ज कैरियर्स. मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स इन द वैक्यूम ट्यूब्स. हो गया. अभी ये देखो गैस के बारे में. तो गैसेस आर यूजुअली जनरली जो हम लोग बोलते हैं ना, गैसेस आर इंसुलेटर्स होते हैं, उसमें चार्ज कैरियर्स होते नहीं जनरली. लेकिन क्या होते हैं, लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस के कंडीशन में, मतलब कुछ रीजन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे प्रेशर बहुत लो होगा और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा. तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड किलो वोल्ट में रेंज में होना चाहिए. 1000 किलो वोल्ट या उससे भी ज़्यादा, 10,000 किलो वोल्ट, 1 लाख किलो वोल्ट, ऐसे बहुत ज़्यादा अगर वोल्टेज होंगे तो उस टाइम के कंडीशन में क्या होगा, जो एयर होगा या जो गैस होंगे हमारे जो नेचर में होते हैं वो आयनाइज बन जाते हैं. जब भी जितने सारे मॉलिक्यूल होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, तो आयनाइज बनने से क्या होता है, वो तब भी क्या होता है, वहाँ पे भी चार्ज कैरियर्स फॉर्म हो जाते हैं फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल्स इटसेल्फ. तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इन गैस, यहाँ पे लिखो जो अभी बोला, एट लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस कंडीशन. लिखो एट
low pressure, at low pressure and high potential difference, high potential, इसको मैं रैप कर देता हूँ, high potential difference at low pressure and high potential difference, gas molecule becomes ionized, और डायरेक्टली बोल सकते हो गैस becomes ionized, and they carry charges, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब हो गया, आप लोग अभी जो भी समझाए हैं आप लोग इसको लिखो पॉज करके, मैं अभी जो इसके बारे में और थोड़ा डिटेल्स में समझाता हूँ आप लोगों को। बच्चे भी हमें देखो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली होते क्या है, अभी पहले हम लोगों ने पढ़ लिया चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं और कहाँ पर कौन से मीडियम में कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं। अभी देखो इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया। मतलब सपोज हमारे पास ये जो अभी बोला था आप लोग, ये सपोज कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर का ये जो रेडियस दिया है ये है रेडियस, तो इसका एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा इसका एरिया, मतलब ये जो एरिया है ये होगा पाई आर स्क्वायर सर्कुलर पार्ट। और ऐसे जितने सारे क्रॉस सेक्शन हमको मिलेंगे, ये बहुत सारे ऐसे क्रॉस सेक्शन मिलेंगे, इन सभी क्रॉस सेक्शन के ऊपर से मतलब वायर के जो होगा, ये जो अभी हम आप लोग दिखा रहे हैं ये एक्चुअली क्या है, थ्रू द वायर नहीं है, मतलब यहाँ पे बोला है थ्रू एन एरिया, थ्रू मतलब ये जो मीडियम है इस मीडियम के अंदर से नहीं जा रहे, चार्जेस फ्लो हमेशा क्या होता है सरफेस से जाएंगे। ऑल चार्जेस ऑलवेज मूव थ्रू द सरफेस ओनली, और वॉल्यूम के जो है वॉल्यूम के अंदर से नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होते हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं यहाँ पे सरफेस के ऊपर होते हैं, इसलिए हमको इसको जो है प्रॉपर वर्ड से अगर हम देखेंगे इसको सरफेस करंट भी बोला जाता है। तो सरफेस करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग ओवर द सरफेस ओनली, दे आर नॉट मूविंग थ्रू द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया। मतलब ये अगर हम लोग एक हाईवे के हिसाब से देखेंगे, सपोज ये बहुत ये है चार्ज फ्लो का एक हाईवे है, तो इसका रेडियस जितना ज़्यादा होगा सरफेस एरिया भी क्या होगा, इसका सिलेंड्रिकल जो सरफेस एरिया होगा वो भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बड़ा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा चार्ज फ्लो कर पाएंगे। मतलब ये जो वायर अभी थी जितना है, ये अगर थोड़ा इसको सपोज हम मोटा कर दिया, मेरा जो है इससे सपोज बहुत मोटा कर दिया, करने से क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या होगा, एरिया बढ़ गया ना, तो मतलब क्या होगा, ज़्यादा चार्ज इसमें से फ्लो कर पाएंगे। इसलिए बोला है इफ़ इट इज़ द रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया। सो इफ चार्ज क्यू फ्लोज थ्रू कॉन्स्टेंटली फॉर टाइम टी, मतलब इसके थ्रू अगर चार्ज कॉन्स्टेंटली जो चार्ज का रेट है फ्लो होने का रेट वो अगर फिक्स हुआ, सपोज एवरी 1 सेकेंड में ऑन दिस सरफेस जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो सपोज 20 चार्ज सपोज जा रहा है, जस्ट समझ लो कि यहाँ से सपोज 20 इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मतलब 20 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या आएगा, 20 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई कर दो, तो जो चार्ज आएगा सपोज इसमें से ऊपर की तरफ जो है वो जा रहा है, सपोज 32 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इसमें से फ्लो हो रहा है एवरी 1 सेकेंड में। तो उस टाइम पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि एवरी 1 सेकेंड में चार्ज फ्लो का रेट जो है वो कांस्टेंट है। उस टाइम पे जो हम लोग करंट निकालेंगे उसको लिखेंगे हम लोग ऐसे, I = Q/T इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, इट इज फिक्स्ड, तभी हम लोग क्या लिखेंगे I = Q/T। लेकिन नेचुरली क्या होता है, जो हमारे पास घर में वोल्टेज सप्लाई आते हैं उसमें से वोल्टेज फ्लक्चुएट करते रहते हैं, इसलिए करंट भी क्या होता है, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग एक्चुअली जो है कांस्टेंट करंट नहीं मिलते हैं, हम लोगों को कांस्टेंट करंट नहीं मिलते, वो वोल्टेज फ्लक्चुएट एनी टाइम क्या होता है अप एंड डाउन होते रहते हैं, उसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग भी बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है इफ़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉट कांस्टेंट देन वी मेजर द इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब जो करंट हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट होते हैं, वो फिक्स करंट नहीं होते, क्योंकि चार्ज फ्लो का रेट फिक्स नहीं होते इन द कंडक्टर वायर्स बिकॉज द वोल्टेज फ्लक्चुएशंस। तो इसलिए इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट को कैसे देते हैं मैथमेटिकली, इट इज़ गिवन एज I = लिमिट ऑफ डेल्टा Q बाई डेल्टा T और लिमिट ऑफ डेल्टा T टेंड्स टू 0। मतलब ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है डेल्टा Q मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉट फिक्स, इट इज़ कॉन्स्टेंट, क्या है, चेंज हो रहा है। तो इसलिए डेल्टा को दिया है, डेल्टा का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज चेंजिंग। तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम लिमिट बहुत कम होगा, बहुत छोटे से टाइम में अगर इसको देखेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग लिखेंगे dQ/dt। इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट भी बोलते हैं। ये जो I = dQ/dt है इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट भी बोलते हैं। तो हो गया यहाँ तक। इंस्टेंटेनियस करंट कब लेते हैं, जब
चार्ज फ्लो फिक्स नहीं होते। और ये जो अभी हमारे पास फॉर्मूला था I इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू मतलब क्या होता है, हम लोग जो पढ़े थे क्लास आप लोगों को चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े थे ना। तो क्यू इक्वल टू क्या होते हैं, एन ई होते हैं। तो क्यू के जगह पे हम लोगों ने एन ई लिख दिया बाई टाइम। तो ये करंट निकालने का एक फार्मूला है। तो इसको हम लोग आप लोग अच्छे से पॉज करके लिखिए, मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल लूँगा उसके ऊपर और इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर और कुछ बोल रहा हूँ आप लोगों को, इसको पॉज करके लिखिए। बच्चे भी देखो, इलेक्ट्रिक करंट का नेचर क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं। तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिक करंट, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है लेकिन डायरेक्शन भी होता है। फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट हम लोग मेजर करते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो स्पेसिफाई करने के रिक्वायरमेंट होते नहीं। मतलब हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, डायरेक्शन हम लोगों को उस पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट में। इसलिए जो होता है मैंने लिखा है, बिकॉज वाइल मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट वी डू नॉट रिक्वायर टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी होते हैं। समझ में आ गया। अभी मैंने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है, देखो ये न्यूमेरिकल क्या दिया है, इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स in an orbit of radius 5 into 10 to the power minus 11 meter with a speed of 2.2 into 10 to the power 6 meter per second. Find the equivalent current. तो इस सिचुएशन के लिए हमको सिंपली करंट निकालना है। करंट मतलब क्या होता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू मतलब अभी हमारे पास डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन बोला है, सिर्फ एक 1 इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज ऑलरेडी हमको पता है 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम, लेकिन टाइम हमको पता नहीं। तो टाइम के लिए हम लोगों को दूसरा डाटा दिया हुआ है। डाटा क्या है देखो, तो उसमें क्या है, रेडियस दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है, और ये क्या बोला है, एटम ऑर्बिट में घूम रहा है। तो जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में जब घूमेंगे तो देखने में कैसा होगा, सिचुएशन ऐसा होगा। तो ये है रेडियस आर, और यहाँ से सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू करके सपोज यहाँ पे 1 टर्न कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो होते हैं हमारे पास टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी होते हैं। ठीक है, 2 पाई आर बाई वी। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी रेडियस हमारे पास है r। वो r कितने होते हैं, रेडियस दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर 11 और v दिया है 2.2। तो इसको लिखो, ये है मीटर, और v हमारे पास दिया है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसको हम लोग इस फॉर्मूला में यहाँ पे थोड़ा सा साइड में करके रखते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करने से ईजी हो जाएगा। तो इसमें लिखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर होते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 11 बाई, इसमें क्या दिया है 2.2 दिया है वेलोसिटी, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है यहाँ तक। अभी अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये करने से क्या आएगा, 7 को अगर नीचे लाएंगे तो क्या आएंगे, तो इसको आप लोग करो एक बार, इसको अगर हम करेंगे तो क्या आएगा देखो, ये 2 5 जा होगा 10, यहाँ पे है 22, ये जो 2.2 इसमें यहाँ पे रख दो, इनटू क्या आएगा 22, इसमें आ गया 2 जो है 2 5 जा 10, 10 को मैं इसके साथ अगर जोड़ दूँगा तो क्या आएगा 10 टू द पावर 12 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा माइनस हो जाएगा, और 5 तो मल्टीप्लाई हो गया, और 7 जो है 7 को हम लोग नीचे ले जाते हैं, 7 को यहाँ पे हम लोग नीचे ले जाते हैं। तो ये करने से क्या आएगा 22, और ये है 2.2, इससे इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फिर से और एक 10 जुड़ जाएगा। तो फाइनल ऊपर आएगा आप लोगों का 10, ये आएगा 10 है ना, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 22 आ जाएगा, और इसमें क्या आएगा ऑलरेडी 10 टू द पावर यहाँ पे 6 है तो 10 टू द पावर 7 ऊपर जाएगा, तो ये होगा 7। तो टी का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है 10 टू द पावर 7/7 मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे अभी देखो वैल्यू क्या आएगा, I इक्वल टू क्यू कितना था 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और टी का वैल्यू कितना है 10 टू द पावर 7/7। तभी मैं अगर 7 को ऊपर ले जाऊँगा तो क्या आएगा 1.6 इंटू 7 इंटू ये क्या आएगा 10 टू द पावर माइनस 19, और ये होगा -7। इसको आप लोग करके देखो तो 10 टू द पावर माइनस 26 एम्पियर आना चाहिए। आप लोग करके देखो आंसर ये आ रहा कि नहीं। बस यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करना होगा, ये जो मैंने लिया है 5 इंटू 10 पर ये माइनस था, यहाँ पे प्लस लिख दिया। प्लस तो हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा हो ही नहीं जाएगा एटम का ऑर्बिट। तो रेडियस ये दिया है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -11
ये -11 होने से क्या होगा, यहाँ पे प्लेन था, यहाँ पे आएगा -11 पहले से थे ना, तो यहाँ पे होगा 10, तो यहाँ पे -11 और यहाँ पे क्या होगा -10 हो जाएगा इधर, ये होगा -6, मतलब क्या होगा फाइनली ये ऊपर जाएगा। तो समझ में आ गया ना? फिर इसको एक बार इसको करके देखो, यहाँ पे 10 -11 ऑलरेडी है, 5 × 2 क्या होगा 10 होगा, तो 10 को यहाँ पे लिखो +1 करके, और ये 7 जो होगा, यहाँ पे जो 10⁻6 था ऊपर जाने से क्या आएगा -6 आएगा, तो अभी क्या होगा -11 -6 -17 +1 मतलब -16 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे होगा -16, ठीक है ना? -11 + -6 -17 +1 तो हो गया -16, तो ये होगा आप लोगों का यहाँ पे, ये होगा -16 अगर ये होगा ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा +16 हो जाएगा, ये होगा +16, तो फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पे -3 आएगा। तो ये आप लोगों का आंसर 11.2 × 10⁻³ एम्पियर, मतलब ये क्या है मिली एम्पियर भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, 11.2 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर मतलब क्या होता है, इसमें आप थोड़ा लिख ही देते हैं लोग, आप लिखो 1 मिली एम्पियर मतलब क्या होंगे 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर क्या आएंगे, ऐसे लिखा जाता है माइक्रो एम्पियर, मतलब 10⁻6 एम्पियर लिखो। 1 नैनो एम्पियर का हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा 10⁻9 एम्पियर। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखो। बस इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। द करंट आई इन ए सर्किट वेरीज विथ टाइम एज I = 5K + 3K⁻t, मतलब एक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है I अमाउंट ऑफ करंट, और उस करंट का जो एक्सप्रेशन है वो टाइम डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट मतलब कि हमको समझ में आया क्योंकि यहाँ पे T लिखा हुआ है एक्सप्रेशन में, मतलब टाइम के हिसाब से ये करंट जो है वो चेंज हो रहा है। तो एक्सप्रेशन दिया है I = 5K + 3K⁻t, और उसमें अभी बोला क्या गया है फाइन कांस्टेंट करंट इन टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकेंड, मतलब ये करंट तो एक्चुअली भी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, लेकिन फिर भी बोला है 0 to 4 सेकेंड के अंदर जो कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट करंट बोला गया है। तो मतलब उस टाइम इंटरवल में कितना करंट जा रहा है वो हमको सही है। तो करंट जाने से हमको एक्चुअली मिलते क्या है, चार्ज फ्लो होना होता है। तो चार्ज फ्लो होने के लिए हमको यहाँ पे चार्ज के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन जो दिया हुआ है उससे हम लोग चार्ज निकाल लेंगे। तो पहले देखेंगे I = 5K + 3K⁻t जो यहाँ पे है, उस एक्सप्रेशन का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले 5K + 3K⁻t, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है टेक कांस्टेंट K एंड K' एज यूनिटी, मतलब K और K' जो है इसका वैल्यू क्या होते हैं, सिर्फ 1 दिया है, K एंड K' = 1 दिया हुआ है, मतलब दोनों का वैल्यू क्या है, यूनिटी बोला है मतलब क्या है दोनों का वैल्यू 1 है। इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं I = 5 + 3T लिख सकते हैं। अभी हमको चाहिए क्या, अभी ये जो करंट फ्लो हो रहा है कितने चार्ज फ्लो होने से ये करंट जा रहा है, और टाइम इंटरवल 0 से 4 के अंदर करंट कितना जाएगा, पहले हम लोग निकाल लेंगे चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। तो चार्ज फ्लो होने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, I को लिखेंगे dQ/dt इक्वल टू क्या आएगा 5 + 3T इक्वल टू dQ = 5 + 3T इंटू क्या आएगा dt आएगा। अभी टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा उसको हमको पाने के लिए इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो लिखो इंटीग्रेटिंग द above expression to get total charge। इंटीग्रेटिंग द above expression, तो मैंने यहाँ पे इसको जो पार्ट दिया है ये आप लोगों को सिर्फ समझने के लिए दे रहा हूँ। टू गेट टोटल चार्ज फ्रॉम T = 0 to 4 सेकेंड। क्वेश्चन में बोला है ना 0 से 4 सेकेंड के बीच कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको हम लोग इसलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। अभी इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, देखो इस इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dQ इक्वल टू, इसमें डायरेक्टली में कर देता हूँ इंटीग्रेशन, यहाँ पे आएगा 5 dt + 3 यहाँ पे आएगा T dt। तो करने से क्या आएगा इस तरफ, वो आएगा Q = 5T + 3T² / 2 आएगा। लेकिन ये जो अभी लिमिट था इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कि लिमिट क्या आएगा 0 से
4, यहाँ पे भी क्या होगा 0 से 4, क्योंकि टाइम लिमिट दिया हुआ है। इसको हम लोग इसलिए ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे आएगा 0, इसमें भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 0। तो क्यू यहाँ पे लिख दो। ये वाला पार्ट क्या आएगा 5, इन पे सब अपर लिमिट पुट करो, 4 माइनस 0 आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा 3/2, यहाँ पे आएगा 4 स्क्वायर माइनस 0। तो फाइनली क्या आ रहा है q इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 20 प्लस 16, 8 3 जा 24। तो कितना मिल रहा है q इक्वल टू 44 कूलम ले लो, 44 कूलम चार्ज जा रहा है विद इन द टाइम लिमिट 0 to 4 सेकेंड। अभी करंट कितना जाएगा, देयरफॉर करंट I इक्वल टू q/t, क्योंकि कांस्टेंट करंट बोला है इसलिए हम लोग I इक्वल टू q/t लिखेंगे। तो लिखो फॉर कांस्टेंट करंट, लिखो फॉर कांस्टेंट करंट क्या लिखेंगे I इक्वल टू q/t। तो q मतलब था 44 बाय टाइम लिमिट था 4, तो कितना आएगा 11 एम्पियर। मतलब विद इन द टाइम लिमिट 0 to 4 सेकेंड 11 एम्पियर करंट सर्किट से फ्लो हो रहा था। तो ये आप लोगों का आंसर, इसको आप लोग पॉज कर लिखिए, मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। बहुत से क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है करंट वर्सेस टाइम का एक ग्राफ दिया हुआ है, ये है I करंट और ये है टाइम। तो ये ग्राफ जो है I वर्सेस T ग्राफ, यहाँ पे लिख देता हूँ I वर्सेस T ग्राफ। तो इस टाइप के ग्राफ से हमको क्या मिलते हैं, चार्ज मिलते हैं, मतलब एक पार्टिकुलर वायर से एक पार्टिकुलर टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं इस ग्राफ से मिलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है, ए करंट I पासेस थ्रू ए वायर इन टाइम इंटरवल 10 सेकेंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन दिस टाइम पीरियड और इन दिस पीरियड। मतलब एक वायर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा था, उस करंट की वजह से चार्ज कितना फ्लो हो रहा है विद इन द पीरियड ऑफ 10 सेकेंड। तो इसके लिए जो ये जो IT ग्राफ है, मतलब ये जो ग्राफ है हमको मिला है ना ये ग्राफ, तो इस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा उस एरिया जो निकाल दो तो चार्ज मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसमें दो अगर एरिया रखेंगे, ट्रेपेजियम के हिसाब से भी निकाल सकते हो, नहीं तो ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल भी कर सकते हो। तो लिखो यहाँ पे चार्ज इक्वल टू एरिया अंडर IT ग्राफ, एरिया अंडर IT ग्राफ। मतलब क्या आएगा, इधर ये ट्रायंगल के लिए अगर देखेंगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू बेस, मतलब ये होगा 5 इंटू ऑल्टीट्यूड, मतलब ये होगा, ये भी 5 होगा। यहाँ पे देखो ये 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखो, प्लस फिर से क्या होगा रेक्टेंगल का एरिया, ये एरिया क्या होगा, ये भी 5 होगा, 5 इंटू 5 आएगा। तो इसमें लिखो 10 माइनस 5 इंटू क्या आएगा 5 आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे 25/2, 25/2 मतलब क्या होगा 12.5, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 25, मतलब क्या होगा 37.5 चार्ज बोला है ना, तो लिखो कूलम। इतना सारा चार्ज क्या हो रहा है, वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है इन द टाइम पीरियड, मतलब 10 सेकंड के अंदर उस वायर के थ्रू 37.5 जो कूलम चार्ज फ्लो होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर इतना ही है। आप लोग जो है ऐसे जो जितने सारे आप लोगों को ये न्यूमेरिकल सिखाया है अभी आज, ये सब न्यूमेरिकल तो बेसिक न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट वीडियो से और अच्छे से न्यूमेरिकल लाऊंगा अलग अलग टॉपिक में। तो आज आप लोगों को जितना भी सिखाया ये सब बेसिक चीज़ें था, आज सिर्फ बेसिक वीडियो था ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अलग अलग टाइम पे आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा क्यों ये आज इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। तो वीडियोज़ को अच्छे से फॉलो करते रहिए और घर में अच्छे से पढ़ते रहिए, और वीडियो जो है हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।